Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to cover a topic in the subject Turnaround Management. This is third year BCBI SEM 6 subject. So I am going to cover the topic Industrial Sickness. So what is industrial sickness? Industrial sickness is basically a sick unit, a sick industrial unit which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or excluding its entire net worth. So basically इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी क्या होता है, वो फर्म या वो कंपनी जिसने फाइनेंशियल लॉसेस पूरे साल भर बेयर किया है और उसका फाइनेंशियल लॉसेस इतना ज़्यादा हो गया है, उसके बैड डेब्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो अपने बैड डेब्ट्स को अब आने वाले आगे के 2-3 साल भी वो कंटिन्यूस उसका वो बैड डेब्ट्स चलता ही रहेगा, कैश लॉसेस चलते ही रहेंगे एंड दे हैव सफर्ड ह्यूज कैश लॉसेस. सो देर आर सर्टन सिम्टम्स. एक यूनिट या एक कंपनी जो होती है, व्हाई इट suffers losses, there can be many reasons. इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहली बात तो उसका सिम्टम्स जान के लेते हैं कि एक सिक यूनिट हम किसे कहते हैं. तो एक सिक यूनिट वो होता है विच विल बी अनेबल टू परचेज रॉ मटेरियल, यानी उनके पास पैसा नहीं है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड फॉर द रॉ मटेरियल्स, और दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रॉ मटेरियल. जो पहले खरीदा हुआ रॉ मटेरियल वो अनयूज्ड पड़ा हुआ है क्योंकि उनके पास वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है, या फिर दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स विद देम. द फर्म इज ऑपरेटिंग एट बिलो द इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक पॉइंट जहां पे उनका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा है और जितना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी उनका जनरेट नहीं हो रहा है. फर्म आके अपने जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है जैसे कि पीएफ हो गया, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो उनके जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, टैक्स होता है, वो नहीं पे कर पा रहे हैं. द कंपनी इज नॉट एबल टू अर्न रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स व्हेन देयर करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो रेशियो होता है विच हैज़ टू बी आइडियली 1:1, अगर वो कम हो गया then the company is facing bad reputation in the market, or there are continuous labor problems in the organization. बार बार कंपनी में लॉकडाउन हो रहा है, कंपनी में बार बार जो लेबर जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. बहुत से जो की पर्सनल्स हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन द टॉप पोजीशन, दे आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस. देन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी जो रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं. कंपनी को बहुत बैड पब्लिसिटी मिल रही है, कंपनी का सेल नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर एक कर्जा बढ़ते जा रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ सिक यूनिट. नाउ देर आर मेनी कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस. इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 areas, that is the internal causes and the external causes. So we will first focus on what are the internal causes. So इसमें सबसे पहली बात तो आता है पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग. पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग यानी वो बिजनेस यूनिट सेट होने के पहले ही उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, उसको एनालिसिस किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा. हम जहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेदर वहाँ का एनवायरनमेंट इज सूटेबल और नॉट, वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कन्वीनियंट है कि नहीं, वहाँ की मार्केट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फाइनेंशियल हम अपने रिसोर्सेज किस तरीके से अरेंज करेंगे. ऑल दिस थिंग्स इज प्लान्ड इन द फिनेंशियल फिजिबिलिटी. सो अगर ये पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग हुआ, अगर अब हमारे जो प्रोडक्शन पॉलिसीज हैं वो डिफेक्टिव है, लाइक हमारा प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है, रूटिंग्स नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज गलत हो रहे हैं जिसकी वजह से सेल्स प्रमोट नहीं हो रहा है, हमारे फाइनेंशियल पॉलिसीज में प्रॉब्लम है, या फिर हमारा जो पर्सनल स्टाफ है, जो मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्लानिंग अगर बराबर नहीं किया है. ये सब रीजंस होते हैं फॉर द फेलियर ऑफ अ बिजनेस यूनिट. इन द प्रोडक्शन पॉलिसीज इफ देर इज अ हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, या जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है दैट इज सबस्टैंडर्ड या पुअर क्वालिटी का है, देर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी,
मशीनरीज हमारे जो यूज़ कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, फैक्ट्री का वर्किंग कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं, या टेक्निकल स्टाफ उतना नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, इनोवेशंस नहीं ला रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्शन पॉलिसीज जो है देयर इज जो मशीनरीज वगैरह जो प्लेसमेंट है वो बराबर नहीं है, या फिर कंटिन्यूस फ्लो में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नो इनोवेशंस आर देयर, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, डिज़ाइन प्रोडक्ट की डिज़ाइन में ही कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज है, ये सब प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मार्केटिंग प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आता है कि आपका टारगेट मार्केट ही जो रहता है, आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा कि देयर आर व्हाट वी डू इज फर्स्ट सेगमेंट किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को कहीं पे भी लॉन्च करने के पहले द मार्केट इज सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन यानी क्या, हम बाइफर्केशन करते हैं ऑफ द मार्केट को किस तरीके से बाइफर्केट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ओके, और उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाता है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। जैसे कि नूडल्स का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, सो नूडल्स में देर आर यू गेट मैगी का नूडल्स भी मिलता है, आपको सनफीस्ट का नूडल भी मिलता है। अब मैगी ने अपने आप को पोजीशन किया है एज अ 2 मिनट नूडल, एंड जो सनफीस्ट के नूडल्स हैं वो नॉन स्टिकी नूडल्स हैं। तो इसमें क्या हो गया, बोथ का प्रोडक्ट सेम है बट उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे किया है, वन इज अ 2 मिनट इंस्टेंट फूड एंड अदर इज अ नॉन स्टिकी ग्रीसी फूड करके। सो ये क्या है, वी आर प्लेसिंग अवर सेल्फ इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशनिंग। सो अगर हमने टारगेट मार्केट जो है, हमने अपना बाइफर्केशन जो मार्केट का किया है वो गलत किया है, या फिर हमने मार्केट रिसर्च ही नहीं किया है, हमने अपने मार्केट को स्टडी ही नहीं किया है, या फिर जो हमने चैनल पार्टनर्स चॉइस किए हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं वो बराबर नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, डीलर्स हमारे टाइम टू टाइम हमको अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारे प्राइसिंग पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम्स है, हम प्राइसिंग को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे जो मार्केटिंग स्टाफ है दे आर नॉट सो एक्विप्ड, वो स्किलफुल नहीं है, देयर इज जितना भी डिमांड आ रहा है उस हिसाब से सप्लाई टाइम से नहीं हो रहा है, या फिर गलत फोरकास्टिंग कर दिया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज गलत बना दिए हैं, तो दैट कैन बी ऑल्सो अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन फाइनेंशियल पॉलिसीज में आ जाता है इम्प्रॉपर बजटिंग, हमने अपने फाइनेंस का प्लानिंग ही बराबर नहीं किया है, हमने अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं किया है, हम बोरोड फंड पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हर कंपनी का अपना खुद का पैसा होता है और बोरोड फंड होता है, खुद का पैसा इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। अब कंपनी जब परफॉर्म करती है, कंपनी को हर साल प्रॉफिट निकलता है, वो प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा जो रहता है, इट इज द कंपनी इज कीपिंग इट अंडर द रिजर्व्स, जिसको हम फ्यूचर प्लान ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। बट अगर हमारा कंपनी का प्रॉफिट ही ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है या बहुत कम जनरेट हो रहा है, या फिर हम प्रॉफिट जो भी कमा रहे हैं वो ऐसे डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने अपना लिबरल डिविडेंड पॉलिसी कर दिया। या फिर कभी कभी हेराफेरी होती है, मैनिपुलेशंस होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, जो फंड्स हैं उसको इनअप्रोप्रिएटली यूटिलाइज किया जाता है। समटाइम्स देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स, कभी कभी फंड्स को अननेसेसरी चीज़ों में ब्लॉक कर दिया जाता है, हेवी एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है कोई एसेट परचेस करने में, या कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स के लिए ये किया जाता है, कभी कभी एक अनवांटेड चीज़ खरीदी जाती है, एसेट क्रिएशन होता है। सो ये सब क्या हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स हो जाता है। या फिर जो फंड्स है उसको नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे इमीडिएट अभी ज़रूरत नहीं है, वो एरियाज में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्शन ऑफ फंड्स फॉर नॉन प्रोडक्टिव एरियाज। देन आता है पर्सनल पॉलिसीज। सो पर्सनल पॉलिसीज में आता है इम्प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज हो सकती हैं, मतलब सही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया है, या फिर स्टाफ को ट्रेन नहीं किया गया है, उनके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे स्टाफ को भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर द स्टाफ इज़
the staff doesn't stay with the organization, क्योंकि वहाँ का the atmosphere of the organization is not so conducive, वहाँ पे salaries time से नहीं दे रहे हैं, या poor pay package है, या फिर थोड़े से पैसे में बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, ऐसे improper personal policies होंगी, there are partiality हो रही है promotions and transfers से related, like people जो ये क्या बोल सकते हैं, जो वर्थ नहीं है या फिर जो उस पोस्ट के लिए उतने एफिशिएंट नहीं है, बट फिर भी उनको प्रमोट कर दिया जाता है, कभी कभी लोगों को जानबूझकर ट्रांसफर्स कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी व्हेन देयर इज नॉट अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, ऐसे पुअर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस होती हैं, या फिर प्रॉपर अप्रेजल सिस्टम्स नहीं होती है, मतलब एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस को बराबर से अप्रेस नहीं किया गया है, उनको प्रमोट नहीं कर दिया गया है, या फिर जो भी पॉलिसी है कंपनी के वो बराबर नहीं होंगे. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हिच कैन harm the organization. So basically today I told you what is industrial sickness, then I told you the internal causes of industrial sickness. Now industrial sickness क्या होता है, एक कंपनी continuously it is bearing losses in the financial year and in the preceding आगे वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी ये उसका लॉस को रिकवर नहीं कर पाएगी और उसका बैड डेट्स बढ़ते जा रहा है, उसके बोरोड फंड्स पे वो ज़्यादा डिपेंडेंस होते जाता है. सो देन द यूनिट इज कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल सिक यूनिट. सो इंडस्ट्रियल सिकनेस में दो कॉसेस होते हैं, इंटरनल कॉसेस एंड एक्सटर्नल कॉसेस. तो इंटरनल कॉसेस में हमने पुअर प्रोडक्शन पॉलिसीज, देन मार्केटिंग पॉलिसीज, देन वी सॉ पर्सनल पॉलिसीज, ये कुछ फैक्टर्स हमने देखे. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ सिक यूनिट. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द एक्सटर्नल कॉसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस. टिल देन stay connected. Bye.